हेलो फ्रेंड्स, एक बंदे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं, जिसमें मैंने बताया था कि जैसे अगर आपको मूलानुपाती का इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, जिसमें जो है मैंने आपको जो है अणुसूत्र निकालना बताया था, मूलानुपाती सूत्र निकालना बताया था, अणुसूत्र निकालना बताया था। और एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था घर के लिए आपको। ये प्रश्न दिया गया था। ये प्रश्न क्या है कि एक यौगिक में कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6.67% है। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है आपको। और बोला है कि यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 90 हो तो इसका अणुसूत्र ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप देख लें कि यौगिक में क्या हो। देखो, आप ये रट लिया, आप थोड़ा देख लिया करें कि यदि परसेंटेज दिया हो और आपको मूलानुपाती सूत्र निकालने को कहा हो, तो आपको जितने भी तत्वों के परसेंटेज दिए हैं सबका परसेंटेज आप एक बार जोड़ लिया करें। यदि जोड़ने पर 100 आ रहा है तो समझिए कि फिर वो ठीक है, उसमें किसी भी तत्व की कमी नहीं है। यौगिक में जितने तत्व होने चाहिए उतने हैं। यदि यौगिक में तत्वों का दिया गया, सभी तत्वों का दिया हुआ परसेंटेज जोड़ने पर 100 आता है, तो आप ये समझिएगा कि यौगिक में किसी भी तत्व की कमी नहीं है। जितने तत्व होने चाहिए उतने तत्व हैं। यदि यौगिक में तत्वों का दिया हुआ परसेंटेज 100 नहीं है, तो ये आप समझ लीजिए कि उसमें किसी तत्व की कमी है। कोई ऐसा तत्व है जिसका परसेंटेज आपको दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो यदि ध्यान दें, यदि उस तत्व का नाम दिया हो कि और शेष, ध्यान दें, यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि एक यौगिक में हाइड्रोजन इतना परसेंट है, ऑक्सीजन इतना परसेंट है, और शेष कोई तत्व का नाम बोल दे कि शेष नाइट्रोजन है, शेष कोई भी तत्व हो उसका नाम दिया हो, तो आप उसको समझे कि वो नहीं है, उसका परसेंटेज हमको निकालना है, उसका परसेंटेज हमको निकालना है। तो यदि ध्यान दे, मैं ऐसा मानता हूं कि मान लीजिए आपके सामने ए, बी और सी 3 तत्व हैं। कोई यौगिक है, उसमें 3 तत्व ए, बी और सी है, जिसमें ए का परसेंटेज दिया है, बी का परसेंटेज दिया है, और बोलना है और शेष ये है, और जो बचा है वो सी है, लेकिन ये नहीं बताया कि सी कितना परसेंट। ठीक है, तो आपको सी निकालना पड़ेगा। तरीका क्या होगा पता है कि ऐसा लिख दो, ए प्लस बी प्लस सी, इन सब का परसेंट जोड़ने पर कितना आता है? 100। तो यदि आप इन दोनों का परसेंटेज निकाल लो, इन दोनों का परसेंटेज निकाल लेंगे, क्या दिया हुआ रहेगा, ए और बी का परसेंटेज दिया रहेगा, तो आप इसका परसेंटेज जोड़ के 100 में से घटा दो, किसका परसेंटेज मिल जाएगा? सी का परसेंटेज। ऐसी बात होगी। लेकिन ध्यान दें, यदि ये बोला ही नहीं, इसने केवल यही दिया है कि यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन है, और नहीं दिया कि और शेष कोई तत्व है, उसका नाम नहीं दिया है, नहीं दिया है ना, तो आप इस केस में क्या करें कि यदि तत्व का नाम नहीं दिया हो तो ये समझे कि वो ऑक्सीजन है। कौन है? हाँ, अगर उसने अलग से कहा कि शेष ये है तो वही समझे कि नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, जो भी हो, अगर उसने कहा है तो वही माने। लेकिन अगर उसने नहीं कहा है तो आप मानेंगे कि वो ऑक्सीजन है। शेष क्या है? ऑक्सीजन। आप देख लें, इसका परसेंट जोड़ो, 46.67 आ रहा है, मतलब किसी कमी है। और अगर उसका नाम नहीं दिया है तो मतलब वो क्या है? ऑक्सीजन। तो आप यहां लिख लें, यहां सॉल्व करना शुरू करो, फिर वहां। ठीक है, आप ऐसा लिखो कि कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का परसेंटेज जोड़ने पर कितना आएगा? 100। ये सब 100% है। कार्बन परसेंटेज प्लस हाइड्रोजन परसेंटेज प्लस ऑक्सीजन परसेंटेज 100 है। आपको पता है
कि कार्बन का परसेंटेज और हाइड्रोजन जोड़ लो, कितना आ जाए 46.67 प्लस ऑक्सीजन परसेंटेज बराबर 100। और फिर आपको अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना हो, आ रहा है ना, देखो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना हो तो आप 100 में से 46.67 घटा दीजिए परसेंट। घटाने के बाद जो ऑक्सीजन का परसेंटेज आपको मिलेगा, नहीं 53.33 आएगा, 53.33%। ऐसा निकाल लिया करें आप। अभी आपको पता है, अब जोड़ो सबका 100 आएगा। अभी ये यौगिक कंप्लीट हुआ। अब क्या निकालना है आपको? मूलानुपाती सूत्र, फिर क्या निकालना है? अणुसूत्र। तो पहले आप लिखें, तत्व लिखो कौन कौन से हैं। यहां आप लिखें तत्व कौन कौन से, उसके बाद उनका परसेंटेज लिखिए, इसके बाद इनका परमाणु द्रव्यमान लिखिए। परमाणु द्रव्यमान, इसको बी मान लीजिए आप। इसके बाद आपको ए बाई बी करके क्या प्राप्त करना है? आपेक्षिक संख्या। आपेक्षिक संख्या। इसके बाद आपको निकालना है मूलानुपात। मूल अनुपात। और अगर आपको मूल अनुपात मिल गया है, फिर आप क्या निकाल लेंगे? मूलानुपाती सूत्र। तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन। कार्बन 40% है, परसेंट दिया है, बस तुमको वैल्यू रखना है। यहाँ 6.67% है, ये 53.33%। ठीक है। अब इसका द्रव्यमान 12, इसका द्रव्यमान 1, इसका द्रव्यमान 16। आप क्या करें? 40 में 12 से भाग दें, 6.67 में 1 से भाग देना है, और यहाँ 53.33 में 16 से भाग दीजिए। इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 16 क्या 12 36, कितना बचेगा? 4, 40 हो जाएगा, फिर 36 आएगा। हाँ, इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 6.67। इसका वैल्यू देखें, 16 3 48, 5 बचेगा, 53 हो जाएगा, फिर 16 3 48, फिर 16 3 48। तो अपेक्षिक संख्या में जो सबसे छोटा होता है उसी का सब में डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर यहाँ 1 आएगा, यहाँ लगभग 2 आ जाएगा, लगभग 2, क्योंकि इसका 2 गुना 3 6.66 होगा, वो 6 7 दिया है तो ठीक है, 6 7 6 8, लगभग 2 मान लीजिए, ये 1। अब यहाँ का इसका जो है मूलानुपाती सूत्र क्या प्राप्त करेंगे आप? मूलानुपाती सूत्र क्या मिलेगा? CH2O। CH2O। अभी आपको निकालना है अणुसूत्र। क्या निकालना है? अणुसूत्र। अणुसूत्र निकालने का फॉर्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र N इंटू N। मूलानुपाती सूत्र इंटू N। अभी आपको N का मान चाहिए। मूलानुपाती सूत्र पता है, किसका मान चाहिए? मिल जाए तो तुम क्या निकाल लेंगे? आप अणुसूत्र निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं यहां N का मान निकालता हूं। N का मान निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां निकाल रहा हूं, इसको मिटा दे। N का मान निकालने का फॉर्मूला होता है N बराबर आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान बटा मूलानुपाती, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान।
आपको तो इस प्रश्न में आपको दिया गया था वाष्प घनत्व, क्या दिया गया था? वाष्प घनत्व दिया गया था 90। तो ध्यान दें, अगर आपको आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो आप क्या करें? आणविक द्रव्यमान बराबर होता है 2 इंटू वाष्प घनत्व, 2 इंटू और 2 वाष्प घनत्व 90 है, 180। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 180। कभी भी निकालें, बस वाष्प घनत्व दिया उसमें 2 से गुणा करके आप बदल लिया करें आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो अभी इसका मान चाहिए, तो मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान ज्ञात कर लें। आपको मिल जाएगा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। आप यहां निकाल लें मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान कितना आएगा? देखिए, कार्बन का 12 प्लस 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 80/30, 180/30, यन का मान 6 आ जाएगा। अब मूलानुपाती सूत्र पता है, यन का मान पता है, आप लिखें मूलानुपाती सूत्र है CH2O और यन का मान 6 है, तो आपको मिल क्या जाएगा? C6H12O6, यही मिलेगा। आप इसको छाप ले फटाफट। ध्यान दीजिए आप लोग, आपको ये प्रश्न दिया गया है कि आयरन ऑक्साइड का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। आयरन ऑक्साइड का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए, जिसमें आयरन तथा ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत, ये परसेंटेज ग्राम में दिया है। अगर आपको प्रतिशत में दिया हो तो आप ऐसे ही लिखा करें, परसेंटेज लिखा करें, अपेक्षित संख्या निकाला करें, फिर ये मूलानुपात। लेकिन अगर ग्राम में दिया जाता है तो देखो कैसे निकालते हैं। ऐसे ही कुछ इसमें से कुछ फॉलो होते हैं ग्राम में देने पर, आप इसमें से फॉलो कीजिए कुछ। फिर यहाँ जो है अपेक्षित संख्या के स्थान पे मोल निकालते हैं। ये द्रव्यमान दिया है ना, ग्राम में क्या दिया है? द्रव्यमान। अब यहाँ को आपको यहाँ पर आपको परमाणु द्रव्यमान नहीं लिखना है, आपको लिखना है मोलर द्रव्यमान। क्या लिखना है? हाँ, द्रव्यमान देगा तो लिखना है मोलर द्रव्यमान और निकालना है मोल। क्या निकालना है? मोल। अब जो सबसे छोटा मोल आएगा उसी का सब में भाग देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। बस यही डिफरेंस, समझ पा रहे हैं? अगर आपको ग्राम में देगा तब तो लिखिएगा, और उसका लिखना कि परसेंटेज नहीं लिखना, आप लिखेंगे ग्राम में द्रव्यमान दिया गया, द्रव्यमान ग्राम में। इसके बाद लिखेंगे मोलर द्रव्यमान। हाँ, इसके बाद निकालेंगे मोल। अपेक्षित संख्या के स्थान पे क्या निकालेंगे? मोल। और जो सबसे छोटा मोल मिलेगा, जब मोल में जो सबसे छोटा संख्या मिलेगा उसी का सब में भाग देंगे। भाग देकर क्या निकाल लेंगे? मूल अनुपात। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आयरन के 2 ऑक्साइड संभव हैं, बता दे रहा हूं। आयरन के 2 ऑक्साइड संभव हैं, एक है FeO, एक है Fe2O3। आयरन के 2 ऑक्साइड संभव हैं, एक है FeO, एक है Fe2O3। अगर आपका FeO आ गया, जो FeO है इसका मूलानुपाती सूत्र भी यही होगा और अणुसूत्र भी यही होगा। मैंने बताया था आपको, इसका मूलानुपाती सूत्र भी यही होगा और अणुसूत्र भी यही होगा। ऐसे इसका भी मूलानुपाती सूत्र भी यही होगा, अणुसूत्र भी यही होगा। तो अगर आपको मूलानुपाती सूत्र Fe2O3 मिल गया
तो आप बोल देंगे कि इसका अणुसूत्र भी यही होगा। ठीक है, देखिए अच्छा, ऐसे अगर आपको Al2O3 मिल जाए, कहीं Al2O3 मिल जाए, तो बोल देना इसका जो है अणुसूत्र भी वही होगा। हाँ, अच्छा आप देखिए क्या क्या दिया है, निकाल देंगे आप। फिर से लिखता हूं, देखो अच्छा ध्यान से, आपको दिया है तत्व आयरन है और ऑक्सीजन। अगला क्या निकालेंगे आप? अगला लिखेंगे, निकालेंगे नहीं, लिखेंगे द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान। अगला लिखेंगे मोलर द्रव्यमान। मोलर, आप चाहे इसको ए मान लीजिए और ये आपका मोलर द्रव्यमान, इसको बी मान लीजिए। अब अगले स्टेप में निकाल लीजिए मोल। आप क्या करेंगे, द्रव्यमान में किससे भाग दे देंगे? मोलर द्रव्यमान से। यही तो फार्मूला होता है मोल निकालने का, कि द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान से भाग दे दिया जाए। इसके बाद आप निकाल लें मूल अनुपात। मूल अनुपात, अच्छा देखें, Fi और O है। Fi का द्रव्यमान क्या दिया है ना, Fi दिया है 69.9 ग्राम, और ये क्या दिया है 30.1 ग्राम। या द्रव्यमान ग्राम में लिख दे रहा हूं मैं, चलिए ठीक है। मोलर द्रव्यमान क्या निकालेंगे आप? इसका हुआ 56, अब मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, या ऐसा लिख दे रहा हूं यार, ये ग्राम में, ये 56 होता है ग्राम प्रति मोल होता है, मात्रक ग्राम प्रति मोल। इसका क्या होगा 16। अभी आप क्या करें, 69.9 में आप 56 से भाग दे दीजिए, कितना आ रहा है देखिए, 69.9 में 56 से भाग दे दीजिए, और 30.1 में 16 से भाग दे दीजिए। ये 1.5 है या क्या, देखिए 1.24, इसका क्या रहा है 1.8, इसका आ रहा है 1.8। छोटा कौन है, यही है, इसी का सब में डिवाइड करें आप, भाग दे दीजिए, तो यही आ रहा सही से ना, कि 69.9 में 56 से भाग दिया आपको 1.24, ये 88 है, ठीक है, और वो 24 है ना, सही है। अभी आप क्या करें देखो, ये छोटा इसमें से ये 1.24 छोटा है। अभी आप इसका सभी में भाग दे दीजिए, इसका भाग देखो क्या होगा, आपका आएगा यहां 1 आएगा, और यहां क्या आएगा, आप 1.8 में 1.24 से भाग दीजिए, कितना आ रहा देखो 1.45। इसको लगभग 1.5 मान सकते हैं आप, 1.5 मान सकते हो ना, 1.5 मान लो। तो देखो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि अगर कभी भी ये जो मूल अनुपात पूर्ण संख्या में नहीं हो, अगर मूल अनुपात पूर्ण संख्या में नहीं होता है, तो आप उचित संख्या से गुणा करके पूर्ण संख्या बनाते हैं। मूल अनुपात हमेशा क्या होता है, सिंपल रेशियो हमेशा पूर्ण संख्या में होता है ना, पढ़ा है आपने।
लेकिन सॉल्व करने पर अगर सिंपल रेशियो जो है मूल अनुपात पूर्ण संख्या में नहीं आता है तो आप उचित संख्या से गुणा करके उसको क्या करेंगे, पूर्ण संख्या में बदलेंगे। तो अगर आप यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, करते हैं आप, तो यहाँ भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। ये बात है, मतलब ये बात होता है कि अगर आप यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो वहां भी 2, जितने भी तत्व होंगे सब में समान संख्या से गुणा करेंगे। हालांकि हम इसको पूर्ण बनाना चाहते हैं, लेकिन गुणा केवल इसमें नहीं होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि यह ध्यान दें, आपको मैं बता दे रहा हूं, जैसे आप CO है, CO2 है, यदि आप O को 4 करना चाहते हैं तो आप O को अलग से 4 नहीं करेंगे, बाहर 2 से गुणा करोगे, यही करते हो। तो वही सेम केस यहाँ भी है यार, यौगिक में FI और O है, तो अगर आप O को बढ़ाना चाहते हो अलग से O में तो नहीं करेंगे गुणा ना, पूरा में करोगे। वही सेम लग रहा है कि आपने FI में भी किया और किसमें किया, O में भी किया। समझ पा रहे हैं आप? लेकिन आपका उद्देश्य था कि हम O को बैलेंस करें, O को, लेकिन FI भी होगा क्योंकि वो यौगिक है, यौगिक में वो भी है। तो जब गुणा करेंगे तो आपका यहाँ आएगा 1.9, इसको लगभग 2 मान लीजिए आप, 3, लगभग 3 मान लीजिए। और यहाँ क्या आएगा, हाँ ये 8 आया था ना। अच्छा, अब डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, 1.88 का कितना डिवाइडेशन आता है? अगर आपका ये 1.88 हो तो डिवाइड करने पर कितना आएगा? 1.5। तो वही 1.5 मान लीजिए, बेहतर रहेगा। आराम से 3 आ जा रहा है ना, तो आराम से 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, मूल अनुपात 2 और 3 मिल रहा है। निकाल लीजिए मूलानुपाती सूत्र, क्या मिलेगा? मूलानुपाती सूत्र क्या लिखेंगे, Fe2O3। और यहां पर देखें आप, कोई उभयविष्ट मतलब कोई संख्या Fe2O3 जब बनता है तो वहां पे कुछ आप उसको सिंपल नहीं कर पाते। सिंपल करने का मतलब कुछ कॉमन ले लीजिए, जैसे 6 कॉमन ले लूं, 6 सब में मिल रहा है तो 6 को कॉमन ले लीजिए, आप सिंपल रेशियो मिल जाए। या 2 सब में मिल रहा हो, 2 को कॉमन ले लीजिए, सिंपल मिल जाए। लेकिन Fe2O3 Al2O3 वगैरह में कुछ कॉमन लेने वाली बातें नहीं, वो सिंपल हो ही नहीं सकती। सिंपल वैसे ही होता है, जब कॉमन लेते तभी सिंपल होता है। जो संख्या सब में मिल रही होती है उसी को कॉमन ले लिया जाता है, उसके बाद सिंपल हो जाता है। लेकिन मिल नहीं रहा है यहाँ पे, तो आप लिखेंगे कि इसका उभयविष्ट गुणनखंड नहीं, गुणनखंड। जो कॉमन मिलता है उसी को बोलते हैं उभयविष्ट गुणनखंड, जो दोनों में मिल रहा हो। ठीक है, तो बोलेंगे चूंकि यहां कोई उभयविष्ट या इसका कोई उभयविष्ट, इसका कोई उभयविष्ट गुणनखंड नहीं है, खंड नहीं है, नहीं है। अतः इसका अणुसूत्र भी क्या होगा, Fe2O3 होगा। क्लियर है आप? ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा है परेशान करने वाला। ठीक है, लिखो इसको। ध्यान दीजिए आप लोग, अभी आप पढ़ेंगे स्टोइकियोमेट्री के बारे में। स्टोइकियोमेट्री जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आप समझें।
सबसे बड़ी बात ये है, एक नोटिस पॉइंट है, आप जानते रहिए, स्टोइकियोमेट्री को कहाँ लगाया जाता है। स्टोइकियोमेट्री को रासायनिक समीकरण कह दें या रासायनिक अभिक्रिया जानते हैं आप, रासायनिक अभिक्रिया जानते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में लागू होता है स्टोइकियोमेट्री। वो भी कौन सी रासायनिक अभिक्रिया या कौन सा रासायनिक समीकरण? संतुलित रासायनिक समीकरण। स्टोइकियोमेट्री संतुलित रासायनिक समीकरण पर लागू होता है। अभी आप देखें, पहले समझो कि अगर कोई रासायनिक समीकरण संतुलित है वहां स्टोइकियोमेट्री लगाया जाए। अब स्टोइकियोमेट्री बताता क्या? स्टोइकियोमेट्री बताता, यहाँ मेन जाने, स्टोइकियोमेट्री ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, स्टोइकियोन, मेट्रॉन। स्टोइकियोन का अर्थ है तत्व, और मेट्रॉन का मतलब मापना। इसमें तत्वों को मापा जाता है कि कितना ग्राम है, कितना मोल है, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है स्टोइकियोमेट्री। तो यहाँ जाने आप, स्टोइकियोमेट्री में अभिकारकों व उत्पादों के मध्य मात्रात्मक संबंधों का या मात्रात्मक अनुपात का अध्ययन किया जाता है। मात्रात्मक संबंधों लिखो या मात्रात्मक अनुपात। जैसे एग्जांपल, सबसे पहले ये जानो कि लगाना कहाँ है? संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? जैसे आप ये लिख लें कि N2 प्लस H2, ये अमोनिया बना रहा है, ये संतुलित नहीं बता रहा हूं। N देखो 2 है, N यहाँ 1 है, आप यहाँ 2 से गुणा कर दें। H यहाँ 6 हो गया, यहाँ 2 है, कितने से गुणा कर दें? 3। अब ये संतुलित है। और बात करें कि नाइट्रोजन भी गैस है, थोड़ा सा लार्ज में लिख रहा हूं, बड़ा में। N2 नाइट्रोजन भी गैस है और 3H2 हाइड्रोजन भी क्या है? गैस। और आपका जो अमोनिया है वो भी क्या है? गैस। ये जानते रहिए आप, नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी क्या है? गैस। स्टोइकियोमेट्री ये दिखाता है इनके बीच में क्या मात्रात्मक संबंध है। मात्रात्मक संबंध का मतलब इसका कितना मोल भाग लिया है, इसका कितना मोल, इसका कितना मोल, इसका कितना मोल बना है, या इसका कितना ग्राम, इसका कितना ग्राम। मोल कह दो कि मोल से पता कर सकते हैं, सामान्य केस में मोल से ही पता करते हैं। या ग्राम, इसका कितना ग्राम क्रिया किया है, इसका कितना ग्राम बना है। या आयतन, देखो गैसों के लिए गैलुसेक का नियम आपने पढ़ा है, गैसों के लिए आयतन लगाते हैं। इसका एक आयतन, शायद आपको याद हो यार, इसका एक आयतन, इसका 3 आयतन, ये क्रिया किया है। और कितना आयतन बना है? 2 आयतन। समझ पा रहे हैं? और अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं इसी का मान लूं कि अगर इसका एक आयतन मैं मान लूं कि इसका 100 ml, इसका 300 ml बनेगा, 300 ml क्रिया, इसका 100 ml इसको 300 ml से क्रिया करेगा और कितना बनाएगा? 200 ml। समझ पा रहे हो ना? आयतन के हिसाब से यार, इसका ये तिगुना होगा, एक आयतन, ये 3 आयतन, ये 2 आयतन, उस हिसाब से बढ़ा लीजिए आप। या आपको बात करूं मैं गैसों के लिए, ध्यान दिया, केवल गैस के लिए होता है, गैसों के लिए अगर आप लिखें कि 1 मोल गैस का आयतन, 1 मोल गैस का आयतन किस पर भाई? STP पर। STP पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है? 22.7 लीटर। कब लगाना है? गैस के लिए केवल। ये गैस है तो यहाँ आप ये लगा सकते हैं कि इसका 1 मोल है ना,
अर्थात 22.7 लीटर। कितना भाई? 22.7 लीटर। इसका 3 है, इसी में 3 से गुणा कर लो, जो भी आए बता रहा हूं मैं क्या होगा। इसका 2 आयतन, पहले मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान दें। और देखो ये बता रहा है कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में, ध्यान दें, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादों के मध्य उत्पादों के मात्रात्मक अनुपात, मतलब इनका जो मात्रा है, कितना मोल बना क्रिया कर रहा है, कितना मोल बन रहा है, इसी को बोलते हैं क्या? स्टोइकियोमेट्री गुणांक। स्टोइकियोमेट्री अंग्रेजी है, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट को स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। कभी कभी पूछता है आपसे, ऐसा देना ये दे देगा, पूछेगा इसका स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या हो। तो स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट सामान्य केस में आप मोल लिखते, किसका 1 मोल, 3 मोल, 2 मोल। केवल मोल नहीं हो सकता, द्रव्यमान भी हो सकता है। इसका इतना द्रव्यमान, इसका इतना द्रव्यमान, इसका इतना द्रव्यमान। आपके बुक में मोल लिखा है, लेकिन मोल नहीं, कुछ भी हो सकता है। द्रव्यमान भी हो सकता है, आयतन भी हो सकता है। द्रव्यमान भी हो सकता है, हाँ, आयतन भी हो सकता है। अणुओं की संख्या भी हो सकती है। इसका 1 अणु, इसका 3 अणु, इसका कितना अणु? 2 अणु। वो भी क्या है? स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री गुणांक। समझ पा रहे हैं? तो इसके लिए मैं एससी का मतलब स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट क्या लिख सकता हूं? इसके लिए एससी लिख सकते हैं आप। पहला तो लिखो 1 मोल, या पहला लिखो 1 अणु। इसके कितने अणु हैं? 3 अणु। अणु होगा अणु लिखना, परमाणु होगा परमाणु। जो सामने की संख्या होती है वही दिखाता है 80। जो सामने की संख्या है वही 80 को दिखाता है। परमाणु और 3 परमाणु कह दो। समझ पा रहे? जो है वो लिखिए। इसका कितना अणु बनेगा? 2 अणु। ये आजकल मॉडर्न में मोल शब्द यूज कर रहे हैं, मोल का लिखो। इसका 1 मोल, ये सब 80 हैं। इसका 3 मोल दिखेगा ना? कहां तक दिखे बता देंगे, यहां तक ना? ठीक। इसका कितना मोल? 2 मोल। ये आयतन लिख दें आप। इसका अगर गैस हो तो आयतन लगा सकते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं आप? 1 आयतन, वैसा, या फिर ऐसा लिखो, इसका 22.7 लीटर एसटीपी पर। एसटीपी पर ही लिखा जाता है ना। इसका 22.7 लीटर कितने से क्रिया कर रहा है? इसका 45.4 होगा। नहीं समझ पा रहे हैं क्या? नहीं, 3 है क्या? 3 से गुणा कीजिए आप, क्या आएगा? 3 × 22.7, 21, हाथ से लगा 2, 3 × 6 2 8, 6, 68.1 लीटर। ऐसा लिखो, 3 × 22.7 लीटर, या आप क्या लिखे? 68. ऐसा भी तो हो सकता है ना भाई, 1 मोल से ही निकालो 3 मोल, तो मोल के स्थान पे ही रख दिया हमने 22.7 लीटर। समझ पा रहे हैं? यहाँ क्या लिख सकते हैं? लिखो 2 × 22.7 लीटर या 45.4 लीटर। क्लियर है आप? लेकिन हाँ जान लो, ये आयतन वाला प्रोसेस किसके लिए यूज करना है? गैस के लिए। अगर कोई नहीं, गैस के लिए, गैसों के लिए लगाना है। अगर द्रव वगैरह आ जाए तो द्रव के लिए केवल मोल, ठोस हो द्रव हो, सब के लिए क्या लगा सकते हैं? मोल। इसलिए मोल की बात ज्यादा बढ़िया हो, मोल ही करो। मोल हर जगह अवेलेबल है, हर जगह लागू हो रहा है मोल ना। लेकिन आयतन तो केवल गैस के लिए लागू हो रहा है। तो आप मोल लिखो कि ये इसका मोल 2 मोल है। ठीक है, इसको लिखिए आप, लिखे बता। रुको, इसके अलावा ध्यान दें आप, यहाँ पे आप इसका द्रव्यमान लिख सकते हैं। इसका 28 ग्राम, 28 ग्राम होगा ना? 28 ग्राम होगा कि नहीं? इसका 28 ग्राम आ रहा है ना? इसका 28 ग्राम। इसका कितना ग्राम पता है? 6 ग्राम।
इसका क्या होगा 34 ग्राम। तो आप इन दोनों को अक्सर लिखो, आज ज्यादा यूज नहीं आएगा, मोल वाला आएगा और द्रव्यमान वाला। आयतन वाला भी आ सकता है, लेकिन आप इतना रिलेशन जानते नहीं कि अणु की संख्या हो सकता है, मोल से हो सकता है, आयतन हो सकता है गैस के लिए, द्रव्यमान तो चाहे जिसके लिए, चाहे ठोस हो, ये दोनों चीजें सबके लिए लागू होंगी। हाँ, दरिया गैस का द्रव्यमान नहीं होता है, ये गैस है सबका, यही तो द्रव्यमान लिखा है। द्रव्यमान और मोल ये चाहे ठोस को हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, सब के लिए लागू होने वाला। आयतन केवल गैस है। इसको फटाफट लिखो, फटाफट। ध्यान दीजिए आप लोग, अब मान लीजिए आपको एक समीकरण दिया हो कि KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट, इसको गर्म किया जा रहा है। पूछे कि यहाँ इसमें जो है आप इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक बताइए, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। तो जब भी आप KClO3 को गर्म करते हैं, ये ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। इसको गर्म करने पर आपको मिलता है KCl मिलता है, इसको आप ठोस अवस्था में मानते हैं, और आपको ऑक्सीजन मिलता है गैस अवस्था, ठीक है। और इसका जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है KClO3 होता है, पोटेशियम क्लोरेट मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। अभी आपको बैलेंस करना है, ठीक है। पोटेशियम और क्लोरीन, आप पोटेशियम की संख्या, क्लोरीन की संख्या आपको बराबर दिख रही है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या देखें, इधर 3 है उधर 2 है, तो 6 कर दें आप दोनों, आप दोनों को 6 कर दें। यहाँ 3 से गुणा कर दें, आप यहाँ 2 से गुणा कर दें, तो इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक मिलेगा Sc मिलेगा। इसका 2 मोल लिख लो, इसका 1 मोल, इसका क्या 3 मोल, 2 मोल 1 मोल 3 मोल। द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, इसका द्रव्यमान क्या आएगा, ठीक है, हालांकि मोल पे ही रहे। हाँ बैलेंस, अरे ये 2 होना चाहिए, बैलेंस नहीं था, ठीक है, ये संतुलित होना चाहिए। इसका 2 मोल, इसका 2 मोल, इसका 3 मोल। आपसे ध्यान दिया, मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया, ध्यान से देखो, पूछेगा कि 16 ग्राम मीथेन CH4 के पूर्ण दहन से प्राप्त CO2 का द्रव्यमान ज्ञात करें। CO2 का द्रव्यमान या मात्रा पूछ ले, ज्ञात करें। कि 16 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से कितना CO2 प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपको ये प्रश्न पूछे। दूसरा प्रश्न है, सब मैं आसान तरीके से सॉल्व करा रहा हूं। एक तो मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा, देखते ही आप आंसर बता दीजिए, तुरंत आंसर बता दो, लेकिन उससे नंबर नहीं मिलने वाला, वो ट्रिक है, लगाने का तरीका भी बताया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आपको ऐसा प्रश्न पूछा गया कि 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए, CO2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम मीथेन की आवश्यकता होगी,
ये 2 प्रश्न मैं सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। पहले आपको याद होना चाहिए कि CH4 मेथेन है। अगर इसका पूर्ण रूप से दहन किया जाए, दहन का परिभाषा यही है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। तो आप CH4 ले लो, ऑक्सीजन दिया है नहीं, अपने मन से आप CH4 प्लस ऑक्सीजन लगा दीजिए। और हाँ, जब भी एक हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है, जब भी हाइड्रोकार्बनों का दहन किया जाए, या ऐसा बोले कि जब भी ऐसे कार्बनिक यौगिकों को जलाया जाए जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहे, तो जितना कार्बन होता है, कार्बन CO2 में बदल जाता है और हाइड्रोजन बदलता है H2O में। किस में बदलता है? हाँ, कार्बन बदलता है CO2 में और हाइड्रोजन कहाँ बदलता है? H2O में। तो आपको मिलेगा CO2 और आपको मिलेगा H2O। हाँ, ये होता है, जितना कार्बन होता है उतना CO2 मिलता है, ठीक है। और हाइड्रोजन के लिए आप ट्रिक ना लगाओ, वैसे देख लो कि हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है? 2 है, तो 2 से गुणा कर दो, ये से बैलेंस हो जाए, ये से बैलेंस हो जाए। ऑक्सीजन देख लो, यहाँ 2 है और 2 4, यहाँ कितने से गुणा कर दें आप? समझ पा रहे हैं? अभी पहले आप इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक लिखो। सबसे पहले मोल लिखा करें, इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल, इसका 1 मोल बन रहा है, इसका कितना मोल बन रहा है? अच्छा, मैं देखो कुछ आंसर यहीं से देना सिखा रहा हूं। देखो, इसका 1 मोल का मतलब यहाँ कितना द्रव्यमान है? यहाँ इसका 16 ग्राम। अरे देखो, CH4 का कितना ग्राम? 16 ग्राम। यहाँ इसका 32 गुना कितना होगा? 64 होगा ना, इसका 64 ग्राम। ये कितना बनेगा? 44 ग्राम। और ये कितना बनेगा? 18 दूना 36 ग्राम। तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले, आपसे पूछे, ये याद होना चाहिए कि 16 ग्राम मेथेन का दहन करेंगे, पूर्ण रूप से दहन होगा। पूर्ण रूप से अगर मेथेन का दहन करेंगे 16 ग्राम, तो आपको मिलेगा 44 ग्राम ये, और ये कितना मिलेगा? 36 ग्राम। 44 ग्राम ये मिलेगा और 36 ग्राम। और इसके पूर्ण दहन के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, कितना ऑक्सीजन चाहिए? 16 ग्राम के पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? 64 ग्राम। अगर ये 8 ग्राम हो जाए तो कितना चाहिए होगा? 32 ग्राम। कुछ ऐसे ही प्रश्न देख के आंसर देना सीखें। लेकिन जब आपको नंबर लेना होगा, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, तो वहां आपको लिख के लगाना पड़ेगा। वैसे तो आप टिक मारना तो आराम से ही देख लो, इसके 16 ग्राम के लिए इसका 64 चाहिए, इसका कितना चाहिए? 44 बनेगा, चाहिए नहीं। प्रोडक्ट बनते हैं और अभिकारक की आवश्यकता होती है। ये अभिकारक है, ये अभिकारक है, इनकी आवश्यकता होती है और प्रोडक्ट बनते हैं। इसके 16 ग्राम से क्रिया के लिए इसका 64 ग्राम चाहिए, और बनेगा कितना है? CO2 44 ग्राम, ये बनेगा 36 ग्राम। अगर यही 8 ग्राम हो जाए, इसके 8 ग्राम के लिए इसका कितना चाहिए होगा? हाँ, 32 ग्राम। कितना बनेगा? 22 ग्राम। ये कितना बनेगा? 18 ग्राम। क्लियर हो पा रहे हैं? ये कुछ आंसर होना चाहिए, लेकिन अभी मैं इसके हिसाब से आंसर दे रहा हूँ। ये पूछा है कि 16 ग्राम CH4 के पूर्ण दहन से प्राप्त CO2 का द्रव्यमान क्या होगा? तो ऐसे लिख लो, ठीक है। CH4 के पूर्ण दहन के लिए